ठीक है। हाँ, नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट में। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित। कक्षा 10 के गणित में पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण को। द्विघात समीकरण का ये हमारा 5वां वीडियो है। ठीक है, तो इसमें 4.2 एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं, तो जिसका हम दूसरा क्वेश्चन हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले का जो पहला क्वेश्चन है वो हम पढ़ चुके हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जो उदाहरण 1 है हमारा दिया हुआ है किताब में, उसमें जो समस्याएं दी गई उनको हल करना है। क्या है कि पहला पार्ट कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं? 45। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना बचा है? 124 है। जो कंचे खोने 5-5 कंचे खोने के बाद जो कंचे उनके पास बचे हैं उनकी संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में दोनों के पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे अब इसका हल लिखेंगे। तो माना प्रारंभ में जान के पास कंचों की संख्या क्या मान लें? संख्या मान लो बेटे x। क्या मान ली? x। ठीक है, कंचों की संख्या क्या मान ली? x। फिर अब जीवंती के पास कुल कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। अब 45 में से x तो किसके पास है? जॉन के पास। अब तो जीवंती के पास कितने बचेंगे? तो प्रारंभ में जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी बचेगी? 45 में से x को घटा दो। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हमें, क्योंकि दोनों 5-5 कंचे क्या करते हैं? खो देते हैं। ठीक है, तो अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124 बचा है। तो 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितने कंचे बचेंगे? तो जॉन के पास बचे कंचों की संख्या क्या हो जाएगी? अरे x में से 5 घटा दो, 5 खो गए। ठीक है, ऐसे ही जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या, अब इसमें से 45 माइनस x माइनस 5 घटा दो, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा? अब 45 में से 5 गया, कितना बचा? 40 माइनस x। तो 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितने कंचे बचे? x माइनस 5। जीवंती के पास कितने कंचे बचे? 40 माइनस x। अब क्या कर रहा है कि उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है? तो ये हमें दिया है गिवन। 5 कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या का गुणनफल कितना दिया है? ये बेटे 124। तो अब क्या है, इनकी गुणा कर दो। जॉन के पास बचे कंचों की संख्या कितनी है? x माइनस 5। तो x माइनस 5 गुणे जीवंती के पास शेष बचे कंचों की संख्या कितनी है? 40 माइनस x बराबर 124। अब इनकी गुणा कर लो। x की गुणा 40 से करेंगे तो 40x और प्लस माइनस एक्स गुणा एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर और
5 की गुणा करेंगे 40 माइनस 5 चौको 20 यानी कि 200। अब माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है कि 40x प्लस के हैं, यहाँ पे 5x प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे तो 40 और 5 45x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ओ 200 भी है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124। इन सबको उठा के उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 और प्लस कितना हो गया 124 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ये हमारा एक द्विघात समीकरण आ गया है इसका। अब क्या करेंगे, अब इसके हम गुणनखंड करेंगे। देखो गुणनखंड कैसे करेंगे, तो क्या दे रखा है समीकरण आया निकल के एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। तो 324 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। जो फैक्टर को जोड़ेंगे उनको क्या आना चाहिए, 45। तो 324 के फैक्टर कर लो, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 से काट दो, 27 तियाँ 81, 3 से काटो, 3 नीम 27 और 3 से काटो, 3 तियाँ 9, तो 3 तियाँ 9 और 3 तियाँ 9, दूनी 18 दूनी 36। तो ये हो जाएंगे, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 36 और 9। अब 36 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए 45। ठीक है, बीच वाला पद जोड़ने पे आएगा क्योंकि अचर पद यहाँ पे प्लस में दे रखा है। तो 45 कितना हो गया माइनस 45 और माइनस माइनस 36 और माइनस 9, इनको जोड़ेंगे ना। अब समान चिन्ह जुड़ते हैं और विपरीत चिन्ह घटते हैं, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 45। अब देखो यहाँ से तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 2 पार्ट बन गए। पहले पार्ट से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन ले लिया तो x माइनस 36 ही इसमें भी बचेगा। अब x माइनस 36 पूरे से कॉमन ले लिया, x माइनस 9 बराबर 0। अब यहाँ पे टेक करेंगे x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 36। ठीक है, एक बार टेक करेंगे x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9। अब यहाँ पे 2 आंसर आए आपके, क्या, एक आया 36, एक आया 9। अब देखो इसको कैसे समझेंगे। अगर जॉन के पास प्रारंभ में 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास प्रारंभ में कितने कंचे होंगे 9। अगर जॉन के पास प्रारंभ में 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी 36 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः जॉन के पास प्रारंभ में 36 कंचे थे, तो जीवंती के पास प्रारंभ में 9 कंचे थे। ठीक है, अब इसका दूसरा स्पष्टीकरण, चलो यहाँ पे देखो, ये तो हो गया पहला स्पष्टीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः जॉन के पास प्रारंभ में 9 कंचे थे, तो जीवंती के पास
प्रारंभ में 36 कंचे होंगे। 36 कंचे थे देखो, ठीक है। तो ये आंसर मिला। अब यहाँ पे दोनों सही हैं हमारे। अगर जान के पास प्रारंभ में 36 कंचे थे तो जीवंती के पास कितने बचेंगे? 9 कंचे बचेंगे, ठीक है। तो जीवंती के पास प्रारंभ में कितने कंचे थे? 9। ऐसे ही अगर हम जॉन के पास 9 कंचे प्रारंभ में थे तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे, ठीक है, प्रारंभ में। अब इनको कैसे चेक करोगे कि ये हमारा आंसर सही है या गलत है? तो यहाँ से हम देखो चेक कर दें आंसर। तो यहाँ से क्या, 9 में से 5 घटाओ, कितना बचा? 9 - 5 कितना बचा? 4 बचा। अब 36 में से 5 घटाओ, कितना बचा? 31। अब 4 × 31 करो, अगर 124 आ गया तो हमारा आंसर सही है। तो 4 एकम 4 और 4 तियां 12। तो दिया हुआ जो आंसर हमारा निकल के आया है वो एकदम सही है, ठीक है। समझे नहीं समझे? तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आया वो हमारा एकदम सही है। 9 में से 5 कंचे खो दिए तो कितने बचे? 4। 36 में से 5 निकाल दिए तो कितने बचे? 31। अब 4 और 31 गुणा कर कितने आनी चाहिए? 124। वही हमारी 124 आई है। तो हम उत्तर की जांच भी अपने आप कर सकते हैं, हमें आंसर माला में आंसर देखने की जरूरत नहीं है। देखो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के क्या है? बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी है? 750 रुपये थी। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो यहाँ पे लिख लो, माना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, माना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या मान लें? x संख्या x मान ली। अब क्या करें? प्रत्येक खिलौने का मूल्य निकाल लो। तो यहाँ पे लोग प्रत्येक खिलौने की लागत लिख लो। लागत कितनी हो जाएगी? क्या कह रहे हैं? 45 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने कितने हैं? x। तो और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये, तो 55 रुपये में से हम x को क्या कर देंगे? माइनस। अब यहाँ पे x, अब यहाँ पे निकालो, तो चूंकि x, इसलिए x खिलौनों की लागत कितनी हो जाएगी? 55 माइनस x और गुणे क्या हो जाएंगे? x। ये किस में हो गए? ये रुपए में हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कुल निर्माण लागत कितनी है? कुल निर्माण लागत है 750 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया 55 माइनस x गुणे x बराबर 750। इसकी गुणा कर लो, x की 55 से गुणा करो तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। इसको उठा के उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। 750 के गुणनखंड करो, जो जोड़ने पे आना चाहिए 55। तो यहाँ से हो जाएंगे 30 और 25, 25 यहाँ 75, 30 और 25 कितना हो गया? 55। तो -30 और -25 बराबर कितना हो गया? -55। तो यहाँ पे हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। 2 भाग बन गए।
पहले भाग से क्या कॉमन आ गया, यहाँ से x कॉमन आ गया तो x माइनस 30, यहाँ से माइनस का 25 कॉमन आ गया तो x माइनस 30 बराबर 0। तो x माइनस 30 पूरे से कॉमन ले लो और x माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ से एक बार टेक करेंगे, x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 30। एक बार टेक करेंगे x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 25। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे आंसर आया हमारे 2, एक बार 30 आया, एक बार क्या आया 25 आया। तो देखो, तो यहाँ पे लिख दो, अतः क्या करा है, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 30 या 25 होगी। यही इस सवाल का आंसर हो गया है। ठीक है, तो अतः निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या होगी, या तो 30 होगी या 25 होगी। देखो यहाँ पे अब ये कैसे पता लगेगा कि हमारा ये आंसर सही है, ये आंसर सही है। तो उसके लिए यहाँ पे कर लो उत्तर की जांच। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक खिलौने के की लागत कितनी है 55 माइनस एक्स। ठीक है, 55 माइनस एक्स। अब इसमें से एक बार हम 55 में से 30 को घटा दो, तो यहाँ से प्रत्येक खिलौने की लागत कितनी है 55 माइनस एक्स। तो 55 में से 30 घटाओ, कितना बचा 25। अब एक बार हम लेंगे 25 लेंगे x का मान, तो 55 में से हम 25 को घटाएंगे, कितना बचेगा 30। अब इस 30 यानी कि 25 और 30 की गुणा करेंगे। अगर हमारा गुणनफल इसका 750 आ गया तो हमारा जो आंसर आया है वो एकदम सही है। तो देखो 25 तिया 75 यानी कि 750 आ गया। तो इस तरीके से हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब नोट करो, फिर हम बढ़े आगे। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल कितना हो 182 हो। तो ऐसी दो संख्याएं माननी पड़ेंगी। तो यहाँ पे लिखो माना पहली संख्या, चलो पहली ले लो, माना पहली संख्या क्या मान ले x। अच्छा दूसरी संख्या क्या मान लें, दूसरी संख्या क्या मान लें। अब योगफल कितना दे रखा है 27, तो एक संख्या x, दूसरी संख्या 27 में से घटा दो, कितनी बचेगी 27 माइनस x। अब इनका गुणनफल कितना दे रखा है, ये गुणनफल दे रखा है बेटे हमारा, ये है 182। अब इन दोनों की गुणा कर दो, तो x गुणे 27 माइनस एक्स बराबर 182। तो इसकी गुणा कर दो, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब इसको पूरे को उठा के उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में इधर जाए प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। अब 182 कैसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पे आएगा, क्यों, क्योंकि अचर पद यहाँ पे प्लस में, अगर अचर पद प्लस में होगा तो बीच वाला पद जोड़ने पे आएगा, अगर अचर पद माइनस में है तो बीच वाला पद घटाने पे आएगा। तो 182 के फैक्टर कर लो, तो 2 से काट लो, 2 नीम 18, 2 एकम 2, और अब किससे घटेगा 13 से घटेगा, 13 सत्ते 91, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 और 2 की गुणा करो 14 हो गया, और कितना हो गया 13। तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे 14 और 13। अब देखो तो 14 और 13 को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए, तो 14 और प्लस 13 कितना हो गया 27। अच्छा चूंकि यहाँ पे 27 माइनस का, तो ये दोनों संख्याएं हम किस में ले लेंगे माइनस में, क्यों समान चिन्ह जुड़ते हैं विपरीत चिन्ह घटते हैं।
यहाँ पे चिन्ह दोनों समान है, माइनस माइनस है, तो संख्या हमारी क्या होंगी, जुड़ेंगी, तो माइनस का 27 आएगा। अब यहाँ से इसके फैक्टर कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 बराबर 0। दो पार्ट बन गए। पहले पार्ट से क्या कॉमन ले लें, x कॉमन ले लो, x माइनस 14 और माइनस 13 कॉमन ले लो इससे दूसरे पार्ट से, तो x माइनस 14 बराबर 0। अब x माइनस 14 पूरे से कॉमन ले लो और x माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार टेक कर लो, x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 14। एक बार टेक करेंगे, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 13। तो अब यहाँ पे देखो, एक संख्या आई 14, एक संख्या आई 13। अगर 14 और 13 को जोड़ते हैं तो कितना हो गया 27। अगर 14 और 13 की गुणा करते हैं तो कितना आएगा 182। तो यहाँ पे लिख दो, अतः दो संख्याएं 13 और क्या है 14 हैं, इनको दोनों जोड़ने पर क्या आएगा 27 आएगा। और अगर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गुणनफल कितना आएगा 182 आएगा। और यही इस सवाल का क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन कि दो क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत होने यानी क्रम से होने चाहिए, धन पूर्णांक यानी कि संख्याएं प्लस में होनी चाहिए। धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है 365 है। तो इसका हल निकालेंगे कि माना दो धन पूर्णांक x और माना दो क्रमागत, सॉरी माना दो, यहाँ पे क्रमागत तो लिखो, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x प्लस 1 है। दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या मान लिया, एक मान लिया x, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, इनकी क्रम से होने चाहिए। ठीक है, अब इनके वर्गों का योगफल कितना है, तो इनके वर्गों का योगफल ये में दिया है, कितना दिया है 365, जो एक साल में दिन होते हैं इतना दे रखा है। ठीक है, वर्ग यानी कि पहला पूर्णांक क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स का वर्ग करो एक्स स्क्वायर, योगफल मीन्स इनको जोड़ दो। दूसरा पूर्णांक क्या है एक्स प्लस 1, तो इसका होल स्क्वायर कर दो बराबर 365। तो इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी कि 2x बराबर 365। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस ये हो गया 2x, 1 को उधर भेज दो, तो ये हो गया 365 में से एक घटा दो, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x, तो सॉरी 2x बराबर ये हो गया 364। तो दो कॉमन ले लो इससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364, दो से काट दो इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364 बटे 2 कर दो, 2 से काटो, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182 आ गया। अब 182 को बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस है, तो इधर है किस में हो जाएगा माइनस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना हो गया 182 बराबर 0। अब 182 के यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, ऐसे गुणनखंड करेंगे कि अब यहाँ पे देखो 182 यानी कि अचर पद हमारा किस में माइनस में है, जब अचर पद माइनस में होगा तो बीच वाला पद घटाने पे आएगा। तो 182 कैसे गुणनखंड करेंगे, घटाने पे कितना आना चाहिए 1। अभी पिछले क्वेश्चन में 182 के गुणनखंड कर चुके हैं 14 और 13, किए नहीं किए। हाँ, तो अब यहाँ पे 14 में से हम 13 को घटाएंगे, कितना बचेगा बेटे 1 बचेगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या आ गया हमारा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 3x और माइनस 182 बराबर 0। अब 4x में से 3x घटाओगे प्लस का x ही तो बचेगा। अब यहाँ पे दो पार्ट बन गए, पहले पार्ट से x कॉमन ले लो, तो x प्लस 14, सॉरी नहीं 14 होगा, 4 कहाँ से होगा
हाँ 14 होगा, 14 में से 13 घटाएंगे। हाँ ठीक है। अब माइनस यहाँ से 13 कॉमन ले लो तो x प्लस कितना बचा 14 बराबर, पूरे से कॉमन आ गया है x प्लस 14 और यहाँ बचा है x माइनस 13 बराबर 0। एक बार टेक करेंगे, क्या टेक करेंगे, x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर हो गया माइनस 14, कितना आ गया माइनस का 14। अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है बेटे धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। अब यहाँ पे x का मान क्या है, ये है हमारा ऋण पूर्णांक, तो ये x की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी अमान्य, यानी कि मान्य नहीं होगी। क्यों, हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है धन पूर्णांक, अगर केवल पूर्णांक पूछता तो ये वैल्यू वाली मान्य होती। यहाँ पे पूछा गया धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, तो ये आया हमारा ऋण पूर्णांक, ठीक है, तो ये वैल्यू अमान्य हो गई। अब टेक करेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। अब ये क्या आ गया, ये धन पूर्णांक आ गया, ये वैल्यू क्या होगी, ये मान्य होगी। तो यहाँ पे लिख दो कि अतः दो क्रमागत धन पूर्णांक हमने क्या माने थे, x कामा x प्लस 1 माने थे, तो x का मान कितना लेंगे, अब यहाँ लेंगे x बराबर 13 लेने पर, तो क्या आ जाएंगे 13 कामा 13 और 1 14, तो यही इस सवाल का क्या हो गया है आंसर। अब कैसे पता लगेगा ये हमारा आंसर सही है या गलत है, तो यहाँ पे हम उसके उत्तर की भी जांच कर सकते हैं। उत्तर की जांच, कभी उत्तर माला देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उत्तर की जांच कैसे करोगे, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो दो पूर्णांक निकले हैं, एक आया 13, दूसरा आया 14 तो अब 13 और 14 की अगर हम वर्ग करते हैं, क्या करें, वर्गों का योगफल, तो 13 का वर्ग करो कितना हो गया 169। अब यहाँ पे 14 का वर्ग करो कितना हो गया 196। अगर इन दोनों को जोड़ दें, वर्गों का योगफल कितना है 365, अगर इन दोनों को जोड़ने पे हमारा 365 आता है, तो जो हमारे आंसर 13 और 14 निकल गए हैं वो सही है, नहीं तो गलत है। तो यहाँ पे इसको जोड़ के देख लो, 13 का वर्ग हो गया 169, 14 का वर्ग हो गया 196 और 9 6 15 और 9 6 15 और 1 16, 1 1 2 1 3, तो हमारा कितना आ गया 365, ये तुम्हारा यहाँ पे दिया है 365 आ गया। तो इस तरीके से हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इस बोर्ड को हम दो भागों में डिवाइड करे ले रहे हैं, जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना लो। चलो ये समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण कितने अंश का हो 90 अंश का हो, वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक कोण कितने अंश का है 90 अंश का है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज के सामने वो समकोण यानी कि 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है कर्ण, ये हो गई हमारी लंब और ये क्या हो गई आधार। ये कोण हम मान लेते हैं, कोई कोण मान लिया, ठीक है। अब देखो तो आधार से कितनी कम है 7 कम है, क्या ऊंचाई, ऊंचाई बोले तो लंब, तो माना समकोण त्रिभुज की आधार भुजा क्या मान लें बराबर x सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। अब क्या कर रहा है ऊंचाई, ऊंचाई बोले तो लंब, ऊंचाई क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, ठीक है। क्या है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार -7, तो लंब यानी कि ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई कह सकते हो या कह सकते हो लंब। आधार कितना है बेटे x, तो ये हो गया आपका x -7, ये भी सेंटीमीटर में है। अब क्या कर रहा है कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर का हो, तो कर्ण भुजा क्या दे रखी है, कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय,
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये आपने पढ़ी है। अच्छा, कर्ण कितना दे रखा है? कर्ण दे रखा है हमें 13, तो यहाँ पे कर दो 13 का वर्ग। लंब कितना दे रखा है? लंब दे रखा है आपको, लंब दे रखा है x-7 होल स्क्वायर। आधार कितना माना हमने? आधार भुजा मान ली हमने, क्या मान ली? x, तो इस पे x का स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको खोल देंगे x-7 को, तो यहाँ पे लिख दो, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे 13 का वर्ग कितना हो गया? 169 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 7 का वर्ग माइनस 7 दूनी 14x और प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया है 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग हो गया 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करो कि एक्स स्क्वायर को जोड़ दो तो कितना हो गया है? 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया है? चलो इसको थोड़ा पूरा बढ़ा के लें, तो यहाँ पे हो गया है 169। अब 49 को इधर ले आते हैं, तो माइनस 49 बराबर क्या हो गया है? ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 169 में से 49 घटाओ, कितना बचेगा? 120 बराबर, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x। 2 से काट दो, कितना हो गया? यहाँ पे 60 आ गया, तो 60 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x। इसको 60 को उधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब 60 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि घटाने पे कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे 60 के गुणनखंड हो जाएंगे 12 पंजे 60। अब 12 में से 5 घटाओ तो बराबर माइनस के 7, यानी कि -12 प्लस 5। चूंकि 7 माइनस का 7x है तो बड़ी वाली संख्या माइनस में ले ली, छोटी वाली संख्या क्या ले ली? प्लस में। तो -12 प्लस 5 माइनस 7 बचा। तो यहाँ से क्या हो गया है? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो 2 पार्ट बन गए। पहले पार्ट से क्या कॉमन मिला? x, तो x माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन मिला, तो x माइनस 12 पंजे 60 बराबर 0। तो x माइनस 12 पूरे से कॉमन मिल गया है, और x प्लस 5 बराबर 0। तो x माइनस 12 एक बार टेक करेंगे, क्या टेक करेंगे कि x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया? 12। तो एक बार टेक करेंगे x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? -5। अच्छा देखो, यहाँ पे एक x का मान आ गया माइनस में, दूसरा आया x का मान प्लस में। तो अब चूंकि लंबाई क्या है? एक प्रकार की दूरी है, दूरी कभी माइनस में होती नहीं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी अमान्य हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू मान्य कौन कौन सी होंगी? तो आधार भुजा कितनी हो गई? तो यहाँ पे लिख दो, अतः समकोण त्रिभुज का आधार कितना आ गया है? ये आ गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, समकोण त्रिभुज का आधार क्या माना था? x माना था, x बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। एक आंसर ये हो गया। अब ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई क्या है? ऊंचाई बोले तो लंब। ये क्या था? x माइनस 7। x का मान तो 12 लिया, तो 12 में से 7 घटाओ, कितना बचा? 5। ये सेंटीमीटर। अब ये कैसे पता लगेगा ये आंसर सही है? तो यहाँ पे 5 का वर्ग करो 25 आ गया, 12 का वर्ग करो 144, 25 144 होते हैं 169, और 169 किस संख्या का वर्ग होता है? 13 का वर्ग होता है, जो कि हमारे कर्ण के बराबर है। यही इस सवाल का क्या हो गया है? आंसर भी हो गया है। ठीक है, ऐसे अगर चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो कि 5 का वर्ग कितना होगा? 25,
और 12 का वर्ग 144, 144 और 25 जोड़ेंगे 169, तो 169 किस संख्या का वर्ग है? वो है 13 का वर्ग। तो हमारा आंसर एकदम सही है। ठीक है, जो क्या है अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, करने दो। यदि विशेष दिन ये देखा गया, विशेष दिन किसी विशेष दिन में देखा गया, ये देखा गया कि प्रत्येक नंग की लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से कितनी अधिक है? 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी 90 रुपए थी, तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की क्या निकालनी है? हमें लागत निकालनी है। ठीक है, तो माना इसका हल निकालेंगे। माना किसी विशेष दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या को क्या मान लें? बराबर x मान लो। किसी विशेष दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या क्या मान लें? x मान लो। अच्छा, प्रत्येक नंग की लागत कितनी है? तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से कितनी है? 3 अधिक है। तो प्रत्येक नंग की लागत इसलिए प्रत्येक नग, यानी कि नग क्या होता है? जो एक बर्तन है उसको नग कहा गया है। प्रत्येक नग की लागत कितनी है? अब बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, तो यहाँ पे बर्तनों की संख्या, हाँ, गुणे 2 और प्लस कितना अधिक है? 3। अच्छा, बर्तनों की संख्या कितनी है? x और गुणे 2 प्लस 3, यानी कि ये क्या हो गया? 2x प्लस 3, और ये किस में आएगा? रुपए में आएगा। तो प्रत्येक नंग की लागत कितनी आई? 2x प्लस 3 रुपए आई। ठीक है, अब x नगों, भाई कितने नग बर्तन बनाए गए? x, तो यहाँ पे लिख दो x नगों, यानी कि बर्तनों, ऐसे लिख लो। x नगों की लागत कितनी हो जाएगी? भाई एक नंग की लागत कितनी है? 2x प्लस 3, और x नंग की लागत निकालें तो इसको क्या कर देंगे? x से गुणा कर देंगे। अब ये भी बेटे किस में आएगा? ये भी आएगा रुपए में। अब क्या कह रहा है कि कुल निर्माण लागत कितनी है? तो यानी कि जो x नग बनाए गए हैं उनकी निर्माण लागत कितनी थी? 90 रुपए थी। तो इसको x नगों की लागत कितनी है? 90 बराबर क्या लिख दो? 2x प्लस 3 और गुणे x, ये 90 के बराबर हो जाएगा x नगों की लागत। अब कुल निर्माण लागत कितनी है? 90 रुपए। तो x नगों की लागत यानी कि कुल निर्माण लागत आ गई, नहीं आ गई? तो यहाँ पे 90 बराबर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को उधर ले जाओ तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसके हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर करो तो पहले 2 और 90 की करो गुणा आपस में, तो 2 गुणे 90 कितना हो गया? 180। अब 180 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पे कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ठीक है, तो करो। तो देखो यहाँ पे करके देख लो, 180, 2 से काटो 90, 2 से काटो 45, 3 से काटो 15, 3 से काटो 5, तो कितने हो जाएंगे? 5 या 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, हाँ ये हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे इसके? 15 और 12। अब 15 में से कितना घटाएंगे? 12 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ से क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x और माइनस 90 बराबर 0। तो 2 भाग बन गए। ठीक है, अब देखो क्या आया?
पहले भाग से क्या कॉमन ले लें हम, x कॉमन ले लो, तो 2x प्लस 15 और इससे कॉमन ले लें, क्या ले लें, माइनस। अब 6 दूनी 12 और 15 छक्का 90, हाँ 6 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 2x प्लस 15 बराबर 0। तो 2x प्लस 15 पूरे से कॉमन ले लो और x माइनस 6 बराबर 0। तो एक बार टेक करेंगे कि 2x प्लस 15 बराबर 0, क्या टेक करेंगे, 2x प्लस 15 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो गया, माइनस 15, तो x बराबर कितना हो गया, माइनस 15/2। तो एक x का मान आ गया माइनस 15/2। अच्छा, बर्तनों की संख्या कभी माइनस में होती है, तो माइनस में होती नहीं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अमान्य, यानी कि ये मान हमारा मान्य नहीं होगा। अब क्या टेक करेंगे, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, 6। ये वैल्यू धनात्मक है, तो ये वैल्यू मान्य होगी। तो किसी विशेष दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी हो गई, 6, और निर्माण लागत निकाल दो कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12 और 3 15 रुपए। तो यहाँ पे लिख लो, अतः किसी विशेष दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या बराबर हो गई 6। एक तो आंसर ये हो गया। अब क्या करना है, प्रत्येक नंग की लागत, ये तो पूछा है, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, प्रत्येक नंग की लागत, तो प्रत्येक नंग की लागत प्रश्नानुसार क्या निकली थी, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अच्छा, x का मान हमने 6 लिया है, अब इसे पुट कर देंगे, x बराबर 6, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12 और 3 15, यानी कि एक नंग की लागत कितनी आ जाएगी, 15 रुपये आ जाएगी। अब अगर इसको उत्तर चेक करना चाहें तो क्या कह रहा है कि कुल निर्माण लागत कितनी, 90 रुपये, तो 15 और 6 की गुणा कर दो। अगर 15 और 6 की गुणा करने पे 90 आ जाता है तो हमारा आंसर सही है, तो 15 छक्का 90 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी 4.2 एक्सरसाइज संपन्न हुई। अब हम आगे 4.3 को कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो को हम आगे शूट करेंगे।